हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोवर्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। तो जो आपके पास सिलेबस होगा, जो जेकेएसबी का कोई भी सिलेबस, कोई भी एग्जाम का सिलेबस होगा, उसमें इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है। और इकोनॉमिक्स के चैप्टर में जो इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रहता है, वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का लिटरल मतलब क्या है। तो हर किसी को पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। ओके, तो थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When the general price rises, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? जब जनरल प्राइस जो है, जब बहुत सारे जो गुड्स वगैरह हैं, जो सामान है, उस पे जो प्राइस है उनका इंक्रीज हो जाएगा, तो उस टाइम उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि थोड़ा हमें पता चले कि जो इन्फ्लेशन है वो होता क्या है। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर मतलब होता है खरीदने की ताकत। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप पहुंच जाओ 1950 के एरा में, 1950 के साल में पहुंच जाओ। वहां पे आप 100 रुपीज का नोट निकालो। एक जो फैमिली मैन है, फैमिली का जो मेंबर है, वो एक 100 रुपीज का नोट निकालेगा और बाहर जाएगा अपनी फैमिली के लिए सामान लाने के लिए। तो आपको क्या लगता है वो 100 रुपीज में कितना कुछ ला सकेगा? आज के हिसाब से बहुत कुछ ला सकेगा, क्योंकि 100 रुपीज की जो वैल्यू है उस टाइम पे बहुत ज्यादा है आज के मुकाबले में। वो बाहर जाएगा दुकान से, वो घर का राशन लाएगा, चावल, आटा और भी बाकी बच्चों के लिए कपड़े भी ला सकता है, या फिर उसको पैसे बच भी जाए। ठीक है, तो फिर अब हम जंप करते हैं इस एरा में 2022 में। तो 100 रुपीज लेके अगर हम बाहर जाएंगे, क्या हमें उतनी ही चीजें, आइटम्स मिलेंगी या उतनी ही रेट के वो मिलेंगे, उस वैल्यू की चीजें मिलेंगी जो 1950 में मिलती थी? नो। अगर आप बाहर जाओगे 100 रुपीज में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लेज आ जाएंगे या और भी कुछ छोटा मोटा सामान आ जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आप आटा, चावल या बाकी कपड़े ले आओ 100 रुपीज में। सबको पता है 100, अगर आप बाहर जाओगे 100 रुपीज तो कुछ भी नहीं वापस आएगा। ठीक है, तो इसी का मतलब है डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आपके पास 100 रुपीज की जो पावर थी 1950 में बहुत ज्यादा थी, जो कि आहिस्ता 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 आज के दौर में 2020 में वो बहुत कम हो गई है। या आपने सुना होगा, अपने जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते थे कि मतलब 1 रुपए में हम इतना लाते, 1 रुपए में हम आटा लाते थे, 1 रुपए में हम वो लाते थे। तो क्या आज 1 रुपए में वो सब चीजें आएंगी? नो, क्योंकि उस 1 रुपए की वैल्यू भी बहुत कम हो गई है। ठीक है, जो परचेजिंग पावर है, अब हम उस 100 रुपीज से या फिर 1 रुपये से उतनी चीजें नहीं ला सकते जो हम उतनी चीजें हम आज नहीं ला सकते जितनी हम तब ला सकते। ठीक है, सॉरी। तो इसी का मतलब होता है कि मनी का जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि चीजों पे जो है जो ये रेट है, ये जो प्राइस है, ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है हम नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ। ओके, तो अब हम आते हैं इसके कॉजेस पे कि इन्फ्लेशन जो है वो कि क्या कॉजेस है। इसकी दो मेजर कॉजेस मैंने लिखी हैं। फर्स्ट इज डिमांड पुल एंड सेकंड इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको ऐसा समझाती हूँ। जब मार्केट में जब किसी चीज की डिमांड, एक चीज या बहुत सारी चीजों पे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वहां से जो चीजें उतनी नहीं बन पा रही, जितने सप्लाई उतनी नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है, उन चीजों का जो, उन चीजों पे की, जिनकी चीजों की डिमांड ज्यादा है, उन चीजों पे जो है प्राइस है वो बढ़ जाता है। दैट मीन उस टाइम पे उन चीजों की इन्फ्लेशन हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाती हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब। मैंने रिसेंटली एक न्यूज में देखा था, कहीं पे मैंने नेट पे देखा था कि उत्तर प्रदेश में, आई थिंक उत्तर प्रदेश में क्या है, वहां पे एक जगह है जहां पे ब्लैक मैंगोज जो है ग्रो किए जाते हैं, वहां पे ग्रो होते हैं। और उसी तरह से एक और जगह है चाइना में कि शायद जापान में, वहां पे भी ग्रो किए जाते हैं। तो वर्ल्ड में और कहीं पे ये ग्रो नहीं होते, सिर्फ इन्हीं दो जगह पे ग्रो होते हैं। दैट मीन्स कि इनका जो ये है क्वांटिटी है वो कम है। ठीक है, लेकिन इनकी डिमांड अगर देखी जाए वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। जो रिच पीपल हैं या जो अफोर्ड कर पाते हैं, जिनको पसंद है खाना, वो इन चीजों के लिए काफी ज्यादा डिमांड करते हैं। तो अब आपको क्या लगता होगा कि इनका जो प्राइस है वो जो आम जो होते हैं येलो कलर के मैंगोज उनके जैसा होगा? नो, क्योंकि एक तो ये बहुत कम मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा
बहुत ज्यादा है, तो इनका जो प्राइस जाता है 1 kg 2-3 lakhs उससे या फिर ज्यादा उससे हो सकता है, ठीक है, इतना जा सकता है। तो यहाँ पे जो है डिमांड ज्यादा है इस चीज की। ये मैं आपको एक सिलेक्टिव एक एग्जांपल समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है डिमांड की वजह से और कम की वजह से उनका जो प्राइस हाइक है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक और मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ब्लैक चिकन जो है वो भी पाया जाता है, वो भी काफी रेयर होता है, तो उसकी भी इसी तरह से जो है डिमांड है ज्यादा है एंड इंटरनेशनली वो ज्यादा है और उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। उसी तरह से मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड हो रही है और उसका जो वहां से वो सप्लाई आ रहा है वो कम है, तो उस टाइम पे जो है इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। इसी का मतलब होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आपको मैं ये समझाती हूँ एक एग्जांपल से। कभी आप सुनते हो कि जो लेमन है, नींबू जो है उनका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे तो काफी सस्ते होते हैं, लेकिन कभी क्या होता है किसी सीजन में उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। कभी आप अनियन का सुनते हो कि उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो इसके पीछे क्या कॉज है? उसके पीछे ये कॉज होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी खराब मौसम की वजह से, कभी कुछ पेस्टिसाइड्स की वजह से जो है प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे फार्मर्स को काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी। तो वो क्या काम करते हैं, वो अपना उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसका जो प्राइस है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड फिर वो फर्स्ट सप्लायर को सेंड करते हैं। फर्स्ट सप्लायर जो है और थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में दूसरे को, जब तक हमारे पास हो जाता है तो लेमन्स का जो ये अनियन का या कोई भी कोई चीज जो है जो मार्केट में आ रही है उसका जो प्राइस है काफी बढ़ जाता है। तो उस इन केसेस में भी जो है इन्फ्लेशन हो सकता है। और किस केस में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो सकता है? कभी वॉर आ जाता, कभी वॉर अगर हो गई किसी कंट्री में, या फिर फेमाइन वगैरह और किसी चीज की वजह से, ठीक है, फ्लड वगैरह, इन सब चीजों की वजह से भी क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि जो उसका कॉस्ट है उसका वो स्टार्टिंग से उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो उसका जो प्राइस है काफी बढ़ चुका होगा, ठीक है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कार एक बन रही है तो उसमें जो टायर लगता है उसमें एक पार्ट है, उसका जो रबड़ है हो सकता है उसका जो वैल्यू है, प्राइस है वो बढ़ गया होगा, ठीक है। तो जो ऑनर है, वो जो बनाने वाले हैं फैक्ट्री, वो उस कार का जो या कोई भी उसका टायर का पार्ट या कोई और पार्ट का जो वैल्यू है या प्राइस है वो बढ़ गया किसी एक चीज का, तो फिर क्या होगा कि वो जो बेचने वाला है वो उसका उसी तरह से जो आगे मार्केट में सेल करेगा। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो चीजें स्टार्टिंग में बन रही हैं अगर वही महंगी हो रही हैं तो फिर आगे जाके कंज्यूमर तक जब वो पहुंचेगी तो वो महंगी होंगी, तो उस टाइम पे भी इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये दो मेन कॉजेज हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। हम बात करते हैं कि क्या इन्फ्लेशन जो है वो एक पॉजिटिव चीज है या फिर अनहेल्दी चीज है एक इकोनॉमी के लिए। तो इन्फ्लेशन जो है काफी अच्छी चीज है, एक हेल्दी चीज है एक इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए, लेकिन ये इसका भी एक रूल है। 4-5% जो है वो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा चले गया इन्फ्लेशन तो उस टाइम उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है पास्ट में हमने देखा, वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है, चीजों का जो रेट है, जिनका जो प्राइस है वो करोड़ों % बढ़ गया। अगर 1 रुपए की चीज है वो लाखों हजारों जो है उसकी वैल्यू हो गई, उस टाइम करोड़ों उसकी वैल्यू हो गई। तो उस टाइम पे क्या किया कंट्री ने, उस टाइम पे उन्होंने फिर बिलियंस ट्रिलियंस के नोट जो है छापे। तो उस टाइम पे 1 बिलियन या फिर 1 ट्रिलियन की जो वैल्यू थी वो थी $1, ठीक है, $1 की उसकी वैल्यू थी। तो क्या होता है कि हम सोचते कि, मतलब मैं भी बचपन में सोचती थी कि किसी भी कंट्री में गरीबी रहेगी अगर गवर्नमेंट जो है जो इमेजिन करती थी कि उनके पास कोई मशीन है जिससे वो जो नोट छापते हैं, ठीक है। तो मैं सोचती थी कि अगर गवर्नमेंट जो है हद से ज्यादा नोट प्रिंट आउट करे और लोगों को दे दे, गरीबों को दे दे, तो गरीबी रहेगी भी नहीं किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं रहेगी। बट ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमी जो है वो कॉमन सेंस पे नहीं चलती है। अगर एक चीज यहाँ से ऐसे हाई हो रही है तो दूसरी चीज जो है इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके फिर उनका जो वो रिजल्ट आता है। तो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में भी ऐसा ही हुआ, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि वहां पे पैसा बहुत आ गया लोगों के पास। देखो पैसा जब बहुत आता है लोगों के पास तो
डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई जो अगर 10 प्रोडक्ट हैं, हर कोई चाहेगा कि हम वो लेंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वहां से वो जो उसका जो प्राइस हाइक है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर ज्यादा गवर्नमेंट प्रिंट करे तो गरीबी नहीं रहेगी, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है और इन्फ्लेशन हो सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट इन्फ्लेशन के बारे में, इसके कॉजेज हमने पढ़े। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह इकोनॉमी पे, दूसरे टॉपिक पे, या फिर इन्फ्लेशन का अभी ये आधा ही पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।